Okay, so we are about to start. Let me send a final reminder in the group. Okay? तो अगर किसी को कोई क्विक डाउट हो तो वो पूछ सकता है, नहीं तो फिर मैं सारी बातें एक बार स्टेप बाय स्टेप ऑर्डर में तो लूँगा ही। और आप कमेंट्स में लिख सकते हैं डाउट, ऑडियो की नीड नहीं है। ओके, आप कमेंट में पूछ सकते हैं जो भी आपका डाउट है। नो, ये सेशन हिंदी में ही होगा दिनेश। मैंने काफ़ी बच्चों को बता दिया, अगर आपको नहीं पता है तो थोड़ा कन्फ्यूज़न हो गया है, बट सेशन विल बी कंडक्टेड इन हिंदी ओनली। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। ओके, काफ़ी टाइम हो गया, आई होप काफ़ी बच्चे ज्वाइन कर चुके होंगे। तो आपने आई होप वो फॉर्म अच्छे से पढ़ लिया होगा। लेट मी गो थ्रू अगेन फॉर इट। मैं एक बार उसमें खुल के आपको एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि किसी को कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो। तो जैसे मैंने आपको बताया था, हम इसमें HTML CSS नहीं कराएंगे, हम डायरेक्ट आपको रिएक्ट से पढ़ाएंगे। ठीक है, और आपको एक टू डू वेबसाइट हम बनाएंगे, काफ़ी सिंपल सी है, एक बिगिनर लेवल पे, जो आप रिएक्ट के सारी फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट करके प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आपका प्री रिक्विजिट था कि HTML CSS आना चाहिए और उस पर आपने थोड़ा काम कर रखा हो, क्योंकि अगर आप वो नहीं करोगे तो आपको रिएक्ट समझ में नहीं आएगा। ये 7 डेज़ का बूट कैम्प है, रोज़ क्लास होगी 7 to 8 PM, डेली क्लास होंगी 7 से 8 बजे गूगल मीट पे। ठीक है, कोई भी गैप नहीं है। ठीक है, तो कम डेली फॉर लाइव सेशन। ग्रुप में आपका सेशन आ जाएगा, गूगल मीट पे होंगे सारे सेशन। आपको रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे मिल जाएगी। पहले जब तक सेशन चलेगा तब तक प्राइवेट एक्सेस होगा, जब उसके बाद सेशन होगा तो हम इसे पब्लिक वगैरह कर देंगे। ठीक है, यस, हाँ, पूरा सेशन ये हिंदी में होगा। ठीक है, हाँ, ठीक है, तो आज से स्टार्ट होगा, 7 to 8 PM रहेगा, 7 लेक्चर्स होंगे। ठीक है, सर्टिफिकेट का क्राइटेरिया मैं आपको बता देता हूँ। आपको सातों के सातों सेशन अटेंड करने हैं। ठीक है, अटेंड ऑल 7 लाइव सेशन। हम हर सेशन में अटेंडेंस लेंगे एंड में 7:45 के आसपास हम अटेंडेंस लेंगे, ताकि हमें पता लगे कौन कौन बच्चे हैं। अगर इनकेस आप किसी सेशन में नहीं आते हैं तो एटलीस्ट आपको एडवांस में बताना होगा इंस्ट्रक्टर को। ठीक है, नेक्स्ट आपको प्रोजेक्ट कंप्लीट करना होगा, जो टू डू ऐप है, टू डू वेबसाइट हम बनवा रहे हैं। हम आपको कोड नहीं देंगे, तो मैं आपको डोंट एक्सपेक्ट कि हम आपको कोड दे देंगे। हम आपको समझाएंगे कैसे बनाना है, बट आपको सारा खुद बनाना होगा और कोड सबमिट करना होगा। तो सर्टिफिकेट का क्राइटेरिया थोड़ा सा डिफिकल्ट है। हम चाहते हैं इसकी बूट कैम्प की वैल्यू ज़्यादा हो, इसलिए मैंने काफ़ी बच्चों को पहले भी बताया था कि HTML CSS वगैरह आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब मैं आपको शेड्यूल बता देता हूँ क्या क्या किस सेशन में पढ़ाया जाएगा। पहले सेशन में हम आपको बताएंगे रिएक्ट जेएस क्या है, जो आज सेशन हो रहा है इसमें बेसिक रिएक्ट का बताया जाएगा, इंस्टॉलेशन, सेटअप, तो ये सब चीज़ें हम आपकी आज करा देंगे। VS कोड वगैरह जो भी चाहिए होगा वो दीप आपको आगे सेशन में करा देंगे। सेकंड सेशन में हम पढ़ेंगे JSX क्या है, सम बेसिक फंक्शंस इन रिएक्ट। तो काफ़ी धीरे धीरे चलेंगे ताकि आपको सब चीज़ें आसानी से समझ में आए। डे 3 में हम काम करेंगे हुक्स पे, स्टेट पे, प्रॉप्स और रेंडरिंग पे। डे 4 में मॉड्यूल्स और API के साथ कैसे काम करना है। डे 5 में अंडरस्टैंडिंग यूज़र कंटेक्स्ट और राउट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो हम आपको सिखाएंगे इसमें। और डे 6 और 7 में हम प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। 6 में हम उसका बिगिन वाला पार्ट कर देंगे और लास्ट सेशन में हम उसका कंप्लीट कर देंगे प्रोजेक्ट। ठीक है, ठीक है, तो ये सब बताना था। किसी को कोई क्वेरी, इसके साथ साथ हमने आपको इंस्टा अकाउंट भी फॉलो करने के लिए बोला था, तो उसका मैं पर्पज़ बता देता हूँ कि क्यों हमने कराया था। क्योंकि हम इस पर काफ़ी सारा एजुकेशनल कंटेंट डालते रहते हैं जो आपके करियर वगैरह के लिए अच्छा है। जैसे एक पोस्ट डाला है, हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन 60 सेकेंड। तो काफ़ी बच्चों से अगर आप पूछोगे तो वो इंट्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, फंबल करते हैं, सोचते हैं। तो इट्स गुड कि आप अपनी इंट्रोडक्शन प्रिपेयर करें एडवांस में। कहीं भी आपसे पूछा जा सकता है, इंटरव्यू में, किसी कंपनी में, किसी हैकाथॉन में, तो ये सब चीज़ें आपकी प्रिपेयर होनी चाहिए। तो इस तरह की काफ़ी चीज़ें वहाँ पे आगे भी डाली जाएंगी, तो आपकी जो भी क्वेरीज हैं आप हमसे
पूछ सकते हैं, ठीक है। सेशन से रिलेटेड अब मैं इंस्ट्रक्टर बता देता हूँ, दीप चौधरी आपके इंस्ट्रक्टर होंगे, तो नेक्स्ट सेशन वही लेंगे, मैं नहीं आऊँगा। तो जो भी आपका क्वेरी आप उनसे पूछ सकते हैं। सेशन में व्हाट्सएप ग्रुप में मैं उसको ओपन कर दूँगा सबके लिए, ठीक है। तो आप उस पर भी उस तरह से भी डाउट्स अपने पूछ सकते हैं, ठीक है। किसी को कोई क्वेरी सर्टिफिकेट प्रोजेक्ट रिलेटेड एनीथिंग बूट कैंप रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, फिर हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आई थिंक किसी को कोई डाउट नहीं है। जो हिंदी वाले बच्चे, मैं आपसे पर्सनली अभी बात कर लूँगा, सो डोंट वरी अबाउट इट। सेशन हिंदी में ही होगा, ठीक है। So you can join some other boot camp of English of ours that we do later. So, Deep, I think you can start. Yeah. Okay, sir. Recording on कर लेना, Yeah. introduction लेके आप. Okay, thank you, Achin sir. Okay. सही बच्चे ज्वाइन हो गए हैं 43. ठीक है, जितने बच्चे आप कंटिन्यू करोगे। ओके सर। ओके गाइस, सबसे पहले तो आप में से कोई ऐसा तो नहीं है जिसको HTML CSS, हालांकि सर ने काफ़ी सही से बोल चुके हैं, बोला था कि HTML CSS एंड JS आना चाहिए, बट अगर फिर भी कोई बच्चा ऐसा हो जिसको कम आता हो तो वो चैट बॉक्स में ज़रा बता दो। सर मे बी समटाइम्स वी हैव डाउट ऑन CSS। हाँ श्योर, अगर CSS में ऐसा कुछ डाउट है या कुछ है तो डाउट में कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं पढ़ाऊँगा नहीं पूरा, क्योंकि रिएक्ट का हम लोग को शुरू करना है, और रिएक्ट काफ़ी डीप में भी काफ़ी मीन्स अपने आप में काफ़ी बड़ा है वो, तो आई डोंट थिंक कि हम लोग के पास टाइम होगा उसके लिए, क्योंकि HTML CSS कराने में भी हम लोग का काफ़ी टाइम जाएगा। हिंदी से देखो, इंग्लिश के लिए अब ऐसा तो है नहीं यार कि तुमको बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती हो, आई मीन हिंदी ना आती हो, थोड़ी बहुत तो हिंदी हम सबको आती है, तो अगर आई टॉक टू हिम, मैं उससे बात कर रहा हूं। ओके सर। शिट, ओके, आई एम सॉरी, एक्चुअली गलती से मैंने लीव कर दी थी मीटिंग। ओके, मेरी वॉइस क्लियर है? पहले ये बताओ सब लोग, कोई रिस्पॉन्स कर दो, मेरी वॉइस क्लियर है? ओके 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 ओके, तो हम लोग शुरू करते हैं। देखो, अभी तक हम लोग ने HTML CSS एंड JS हम लोग ने पढ़ रखा है, ठीक है। तो उसके बाद HTML CSS JS हम लोग क्यों यूज़ करते थे? HTML CSS एंड JS हम लोग यूज़ करते थे अपना फ्रंट एंड बनाने के लिए। कोई भी छोटा सा हम लोग पार्ट लेते थे, उसमें हम लोग पहले उसकी बॉडी डिज़ाइन कर देते थे, जो हमारा HTML हो गया, उसमें हम लोग थोड़ी सी स्टाइलिंग दे देते थे, थोड़ा सा उसमें हम लोग अपना थोड़ा सा सेट कर देते सारे पार्ट्स वगैरह को, तो हमारी CSS हो गई। स्क्रीन शेयर कर लो या ओके ओके। ओके, स्क्रीन विजिबल है सबको? विजिबल है ना स्क्रीन? कोई बोल दो। यस। ओके ओके, हाँ।
तो मैं बोल रहा था कि हम लोग ने HTML CSS JS पे अभी तक काम किया हुआ है कि हाँ, जो भी हम लोग वर्किंग करते थे वो हमारा JS हो गया। अभी अगर हम लोग उसको थोड़ा नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएं तो हमारे पास एक जावास्क्रिप्ट की बहुत ही अच्छी लाइब्रेरी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं React.js। React.js बेसिकली होता क्या है कि देखो, सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ React.js होता क्या है, उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे इस पर काम करना, ठीक है। देखो, React.js बेसिकली होता क्या है कि हम लोग जब भी कोई वेब एप्लीकेशन बनाते हैं, मतलब ये यूज़ होता है वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए, सिंगल पेज वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए। अब मैंने बोला सिंगल वेब पेज एप्लीकेशन। सिंगल वेब पेज एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है? देखो, एक एग्जांपल लेता हूँ मैं। सपोज़ मैंने ये इंस्टाग्राम खोला, ये हमारा रिएक्ट ऐप है, ठीक है। तो ये हम ही लोग ने बनाया था। ओके, रिएक्ट ऐप जब आप पहली बार खोलते हो ना तो थोड़ा सा टाइम लगता है उनको ओपन होने में, बट फिर भी 1 मिनट में ओपन हो जाते हैं। एक या 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लगता, ठीक है। जब तक ये ओपन हो रहा है तब तक मैं आपको बता देता हूँ आपको कि रिएक्ट हमारा यूज़ होता है सिंगल वेब पेज एप्लीकेशन बनाने के लिए। अब सिंगल वेब पेज एप्लीकेशन का मतलब ये होता है कि जब भी हम लोग कोई वेबसाइट विजिट करते हैं और उसमें कोई चेंज करते हैं, देखो हमारा ये वेब पेज एप्लीकेशन इंस्टाग्राम ओपन हो गया। तो सिंगल वेब पेज एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है, हम लोग जब भी कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो हम लोग देखते हैं ना कि वो एक बार रिफ्रेश होती है, लेकिन जब हम लोग उसमें कोई चेंज करते हैं तो वो वापस रिफ्रेश होती है, पूरा पेज फिर से लोड होता है। अगर कोई भी आप लोग वेबसाइट पे काम करते हो, कोई भी अगर आप लोग वेबसाइट यूज़ करते हो, तो उसमें नॉन रिएक्ट वेबसाइट की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसमें ये नॉर्मल है कि अगर आप कुछ भी चेंज करते हो तो वो एक बार रिफ्रेश होगी, उसके बाद जो चेंज होगा वो आपको शो होगा। बट यहीं पे रिएक्ट जो वेब पेज एप्लीकेशन होती हैं वो क्या करती हैं कि हम लोग उसमें कुछ भी चेंज कर लें वो पूरा रिफ़्रेश नहीं होती हैं, वो बस जो हम लोग चेंज कर रहे हैं ना उसी को चेंज कर देती हैं। जैसे एग्जांपल दिखाता हूँ मैं आपको, आप लोग देखना, जैसे कि अभी ये साइन इन का पेज हमारा खुला हुआ है। अभी हम लोग साइन अप पे जाते हैं तो देखो यहाँ पे आप लोगों ने कोई भी नोटिस किया कि रिफ़्रेश नहीं हुआ। ये साइन अप से हम लोग वापस साइन इन पे जाते हैं, देखो रिफ़्रेश हुआ नहीं ना। तो इसी को हम लोग बोलते हैं सिंगल वेब पेज एप्लीकेशन। इनका इस चीज़ का फ़ायदा क्या होता है कि इस चीज़ का फ़ायदा ये होता है कि हम लोग को हमारा टाइम बचाते हैं, सबसे बड़ी चीज़ तो वही है। वेबसाइट की कॉम्प्लेक्सिटी बचाते हैं और बहुत ही इजी होती है रिएक्ट की वेबसाइट बनाना। तो ये कुछ फ़ायदे होते हैं रिएक्ट के। रिएक्ट बेसिकली फेसबुक ने बनाया था 2011 में, ताकि मीन्स पहले उससे पहले भी काफ़ी फ्रेमवर्क थे जो कि रिएक्ट के जितने अच्छे नहीं थे बट थे। तो फेसबुक ने जब रिएक्ट बनाया तो फिर रिएक्ट ने सभी को पीछे छोड़ दिया। जितने भी जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क हैं, आपकी जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरीज़ हैं, उन सभी को पीछे छोड़ दिया उसने। और रिएक्ट आज के टाइम पे बहुत पॉपुलर है। आप लोगों ने सुना भी होगा, तभी आप लोग यहाँ पे आए हो, आप लोगों ने सुना भी होगा कि रिएक्ट जो है ना आज के टाइम पे बहुत पॉपुलर है, बहुत डिमांड है उसकी। तो ये तो हो गया हमारा रिएक्ट होता क्या है। अब रिएक्ट ना और भी कुछ फ़ायदे होते हैं, जैसे कि थोड़ी और बात कर लेते हैं रिएक्ट की। रिएक्ट के ना और भी काफ़ी सारे फ़ायदे होते हैं। रिएक्ट हमारा कंपोनेंट पे बेस्ड होता है। Open your notes that you prepared. Yeah, okay, sure. Yeah, actually I was, it's okay. So we were there. What is React? Okay, so React हमारी जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी होती है जो कि ओपन सोर्स जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी होती है, ठीक है। एंड मैं क्या बोल रहा था, हाँ, कि रिएक्ट हमारा कंपोनेंट बेस्ड होता है, ठीक है। कंपोनेंट बेस्ड होता है कि हम लोग इसमें एक एक पार्ट को, सपोज़ हम लोग को अगर नेविगेशन बनाना है, हम लोग को अगर किसी भी वेबसाइट का सपोज़ करो कि हमारा वेबसाइट है, वन नोट नहीं है, वेबसाइट है। तो अगर ये हम लोग को ये नेविगेशन बनाना है ना, तो हमारा ये एक पार्ट हो गया। अच्छा, एक हम लोग के पास बहुत ही अच्छा एग्जांपल है रिएक्ट का, मालूम है आप लोग को। देखो हम लोग ना, आप लोग ट्विटर सब लोग चलाते होंगे। ट्विटर हमारा रिएक्ट बेस्ड एप्लीकेशन है। लेट मी ओपन माई ट्विटर, जस्ट लोडिंग। ओके, रिएक्ट का अगर आप लोग को थोड़ा और भी समझना है ना कि रिएक्ट की वेबसाइट्स कैसे काम करती हैं, दिखने में कैसी होती हैं, तो
सबसे बेस्ट होता है ना कि आप ना ट्विटर ओपन कर लो। ट्विटर ना ये बिल्कुल ही लाइव एग्जांपल है, क्योंकि ये रैक्ट वेब बेस्ड एप्लीकेशन है, और बिल्कुल ही जो भी हम लोग रैक्ट में हम लोग देखते हैं वो पूरा मतलब बोलते तो पूरा रैक्ट वेब बेस्ड एप्लीकेशन है ये, ठीक है। अब जैसे कि ये हमारा रैक्ट है, सॉरी ट्विटर है, इसमें ये होम पेज हमारा खुला हुआ है। अभी अगर मैं एक्सप्लोर पे क्लिक करूँगा तो आप लोग देखना कि यहाँ पे कोई रिफ्रेशमेंट नहीं हो रहा है। ये मेरा नेट स्लो है इसलिए थोड़ा सा लोड हो रहा है। ये यहाँ पे कोई रिफ्रेशमेंट नहीं हुआ। ये तो होगी पहली चीज़ नोटिस करने वाली कि रिफ़्रेश नहीं होता है। उसके अलावा भी एक चीज़ आप लोग नोटिस कर रहे होगे कि मैंने अगर एक्सप्लोर पे क्लिक किया, अब मैं वापस अगर होम पे जाऊँगा, वापस मैं अगर होम पे गया तो आप लोग देखोगे कि जो मेरा ये वाला कंपोनेंट है ये सेम रहा, ये वाला कंपोनेंट है ये सेम रहा, ठीक है। चेंज क्या हुआ? चेंज सिर्फ मेरा उतना ही पार्ट हुआ जितना कि डिफरेंस था मेरे पहले वाले पेज में और इस वाले पेज में, सिर्फ इतना पार्ट चेंज हुआ। अब मैंने फिर एक्सप्लोर पे क्लिक किया तो फिर ये ओपन हो जाएगा। देखो सिर्फ इतना चेंज हो रहा है जितना कि ये है। देखिए ये भी चेंज हो रहा है, ये भी चेंज हो रहा है, बट जैसे कि आप लोग इस पर देखोगे ना तो ये चेंज नहीं हो रहा है हमारा, और ना वेबसाइट हमारी लोड हो रही है। तो यही कुछ फ़ायदे होते हैं रिएक्ट के। अब रिएक्ट ना काम कैसे करती है मैं ये बताता हूँ आपको। बाकी ये नोट्स मैं आपको दे दूंगा कि रिएक्ट कैसे काम करती है, सॉरी रिएक्ट है क्या, व्हाट इज़ रिएक्ट एंड ये सब चीज़ें। प्रीरिक्विजिट्स आप सबको मालूम ही होंगे, मतलब अचिन सर ने भी बोल दिए हैं, मैं भी बता दे रहा हूँ आपको। HTML मालूम होनी चाहिए आपको, CSS मालूम होनी चाहिए, और जावास्क्रिप्ट मालूम होनी चाहिए आपको। मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको बहुत ही ज़्यादा डीप नॉलेज होनी चाहिए, बट हाँ बेसिक मालूम होना चाहिए। और उसके अलावा इन तीनों चीज़ों के अलावा कुछ चीज़ें और आपको मालूम होनी चाहिए कि ES6 क्या होता है। ये कुछ फंक्शंस होते हैं और ये कुछ जावास्क्रिप्ट के फंक्शन होते हैं, ये पूरी जावास्क्रिप्ट का ही पार्ट है। ये आपको ES6 के बारे में और काफ़ी सारे लोगों को मालूम भी होगा, जिन्होंने थोड़ा सा अच्छे से जावास्क्रिप्ट पढ़ रखी है उनको मालूम भी होगा। और दूसरी हम लोग को मालूम होना चाहिए नोड के बारे में और NPM के बारे में। नोड और NPM के बारे में हम लोग ज़्यादा नहीं सोचेंगे, ज़्यादा बात भी नहीं करेंगे, बस हम लोग को मालूम होना चाहिए कि हाँ ये कुछ होता है, ठीक है। नोड हमारा पूरा बैकएंड का पार्ट है और रिएक्ट हमारा फ्रंट एंड का पार्ट है। हम लोग को बस मालूम होना चाहिए कि हाँ नोड होता है कुछ, ठीक है। और NPM नोड का ही पैकेज मैनेजर होता है। वो अभी मैं जब आपको डाउनलोड करवाऊँगा तब बताऊँगा नोड और NPM क्या होते हैं, ठीक है। और ये कुछ वर्चुअल डोम में अभी आपको बताऊँगा उसी के बाद, ठीक है। हाँ अभी वर्चुअल डोम ही बताते हैं, ओके। अब ये तो हो गया हमारा रिएक्ट होता क्या है। अब रिएक्ट होता क्या है अगर ये समझ में नहीं आया हो किसी को तो बोलो कोई, अगर बोलने में इशू है तो चैट में लिख दो, चैट बॉक्स में लिख दो, ठीक है, मैं देख लूँगा। मतलब सबको समझ में आ गया कि रिएक्ट होता क्या है। अच्छा एक बार, ओके क्लियर, ओके ग्रेट। मतलब अभी रिएक्ट होता क्या ये सबको समझ में आ गया। रिएक्ट की जो दो बातें मैंने बताई थी, एक तो ये रिफ्रेश नहीं होता है, वो आपको समझ में आ गया होगा, और रिफ्रेश नहीं होता ये समझ में आ गया होगा, और ये सिर्फ उतना ही पार्ट चेंज करता है जितना कि चेंज करने की ज़रूरत है, ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं वर्चुअल डोम की। वर्चुअल डोम ना थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट है, ठीक है। वर्चुअल डोम की हम लोग बात करते हैं, हम लोग को डोम के बारे में मालूम है। डोम क्या होता है ये पता है आप लोग को? कोई बताओ मुझे डोम क्या होता है। अच्छा अगर नहीं मालूम है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर किसी भी एक को मालूम हो, इतने बच्चे किसी न किसी को मालूम हो गई। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। हाँ ये फुल फॉर्म हो गई, बट एक्चुअली होता क्या है ये डोम, मतलब क्या होता है। मैं डेफिनेशन नहीं पूछ रहा आपसे कि डेफिनेशन क्या होता है ना, मैं इतना डीप पूछ रहा हूँ, मैं बस इतना पूछ रहा हूँ कि मतलब क्या होता है इसका, डोम का। इंटरेक्ट करें बच्चों अच्छे से, तभी आप अच्छे से सीख पाओगे, है ना। प्लीज जो भी आपको आ रहा है माइंड में वो डिस्कस करें, जो भी बोल दो, हाँ ऐसे ही आप सीखोगे, ठीक है। सो प्लीज इंटरेक्ट। गलत बोलने में कोई इशू नहीं है, आप लोग बस बोलो जो भी आपके माइंड में आ रहा हो डोम, क्योंकि जावास्क्रिप्ट सबने पढ़ रखे है, डोम आपको मालूम होगा, मतलब होना चाहिए, इतना मुझे लगता है। कोई नहीं है जिसको डोम पता हो?
ऑफ कोर्स It's defined like a structure of how a document is viewed from outside, something like that. या ऑब्वियसली करेक्ट. एनीवन एल्स? ओके गुड. एज प्रियांक सेड, जो भी हम लोग वेबसाइट पर देखते हैं, जो भी हम लोग कोई भी ओपन करते हैं ना वेबसाइट को, जैसे कि मैं ट्विटर ओपन किया, तो अभी हम लोग यहाँ पे जो भी देख रहे हैं ना वो हमारा डोम है. एज अ यूज़र हम लोग जो भी देख रहे हैं वो हमारा डोम होता है. ठीक है. डोम के बारे में डॉक्यूमेंटेशन ऑब्जेक्ट मॉडल की फुल फॉर्म हो गई. और डोम के बारे में हम लोग को सिर्फ इतनी पता होना चाहिए कि जो भी हम लोग देख रहे हैं वही डोम होता है, बस. ज़्यादा डीप में हम लोग को डोम के जाना भी नहीं है. अभी बात करते हैं हम लोग वर्चुअल डोम की. देखो, हम लोग कोई भी साइट पे काम करते हैं, उसका एक डोम होता है, उसका एक ब्राउज़र का डोम होता है. उसी के जिस भी हम लोग ब्राउज़र पे हम लोग सर्फिंग कर रहे होते हैं, उसका खुद का एक डोम होता है. डोम बेसिकली वो करता क्या है कि जो भी आप लोग वेबसाइट पे सर्फिंग कर रहे हो, जो भी आप लोग वेबसाइट यूज़ कर रहे हो, मैं एक नॉर्मल वेबसाइट की बात कर रहा हूँ, नॉन रैक बेस्ड. ठीक है. तो नॉन रैक बेस्ड एप्लीकेशन कैसे काम करते हैं, उनके जो डोम होते हैं वो लोग क्या करते हैं कि आप लोग जब भी कोई चेंज करते हो तो वो क्या करता है ना कि पूरा वेब पेज आपका फिर से नया डोम क्रिएट करके, नया डोम नहीं, उसी डोम को पूरा चेंज करता है, पूरा एक नया डोम लोड करता है, तब वो आपका शो करता है अगर आप कुछ भी चेंज करते हो. इतनी चीज़ समझ में आई आप लोग के कि अगर जो भी हमारी नॉन रैक वेब बेस्ड एप्लीकेशन होती हैं, हम लोग उनमें कोई भी चेंज करते हैं तो वो लोग, उनका जो डोम होता है, उनके ब्राउज़र का जो डोम होता है, वो पूरा हमारा वेब पेज लोड करता है. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वो उन चेंज को भी चेंज कर देता है जो कि ज़रूरत नहीं है जिनकी चेंज होने की. यानी कि जैसे कि सपोज जैसे कि ट्विटर पे जाते हैं. अभी सपोज़ करो कि हम लोग को, जब मैंने होम पे क्लिक किया तो हम लोग को ज़रूरत क्या थी चेंज करने की? ज़रूरत क्या थी चेंज करने की इस वेब पेज में? सिर्फ ये वाला पार्ट जो होम का पार्ट है, राइट? हाँ, कुछ बोलना है, बोलो. हाँ एग्जैक्टली, सिर्फ हम लोग को मिडिल वाला चेंज करने की ज़रूरत है. हाँ, अगर कुछ बोलना हो तो बोल दो, या फिर अगर कहीं पे समझ में ना आ रहा हो कोई पार्ट, अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है या कोई भी पार्ट समझ में नहीं आता है या रिपीट करवाना हो तो फील फ्री टू से. ओके, हमारे पास टाइम सही है, इनफ है पढ़ने के लिए, तो कोई वैसा इशू नहीं है टाइम का. आप लोग जब भी चाहो तब बोल सकते हो. ठीक है. और जितना ज़्यादा इंटरेक्टिव रखोगे सेशन, उतना ज़्यादा मुझे भी मज़ा आएगा पढ़ाने में, उतना ज़्यादा आपको भी समझ में आएगा पढ़ने में. ठीक है. उतना ज़्यादा आप लोग समझ लोगे, उतना ज़्यादा आपको पढ़ने में मज़ा आएगा, इंटरेस्टिंग लगेगा सेशन. वरना कोई फ़ायदा नहीं है बोरिंग लेक्चर पढ़ने का, है ना. तो अभी अगर ये हमारा रिएक्ट वेब पेज एप्लीकेशन क्या कर रहा है कि ये सिर्फ बीच के पार्ट को चेंज कर रहा है, क्योंकि सिर्फ इतना ही पार्ट चेंज होने की ज़रूरत है. बट अगर नॉन रिएक्ट वेब पेज एप्लीकेशन होता तो ये क्या करता, मैंने अगर होम पे क्लिक किया तो ये पूरा वेब पेज लोड करता, ये पूरा, यानी कि ये जो होम वाला नेविगेशन साइड बार है इसको भी लोड करता, जबकि इसकी चेंज की ज़रूरत नहीं है, ये तो सेम का सेम ही है, इसकी चेंज की ज़रूरत नहीं है, ये फिर भी चेंज करता. तो ये एक ड्रॉबैक था नॉन रैक वेब पेज एप्लीकेशन का, और यही एक एडवांटेज है रैक वेब पेज एप्लीकेशन का. रैक वेब पेज एप्लीकेशन क्या करती हैं, जैसे कि बोल चुका हूँ कि सिर्फ उतना ही चेंज करती हैं जितना कि सिर्फ चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि इंपॉर्टेंट पार्ट है. रैक्ट अगर आप लोग अगर आगे किसी को समझाओगे तो ये चीज़ बोलना बहुत ज़रूरी होता है. अगर आप लोग कहीं इंटरव्यू में किसी को बोलते हैं तो ये चीज़ बोलना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये मेन चीज़ है रैक्ट की. क्योंकि रैक्ट बेसिकली इसीलिए बना ही था ताकि ये सारी फैसिलिटी हम लोग डाल सकें उसमें फैसिलिटीज़. अब काम कैसे कर रहा है, जैसे कि मैंने बोला आपको, जो नॉन रैक्ट वेब पेज एप्लीकेशन होती हैं वो पूरा का पूरा डोम हमारी नया बनाती हैं. बट रैक्ट वेब पेज एप्लीकेशन क्या करती हैं, ये क्रिएट करती हैं अपनी खुद की मेमोरी में वर्चुअल डोम. ये अपनी खुद की मेमोरी में एक वर्चुअल डोम क्रिएट करती हैं. वर्चुअल डोम का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बोला कि मैंने आपको बताया ना कि हर ब्राउज़र का, हर वेबसाइट का एक खुद का डोम होता है. जिस भी ब्राउज़र पे वो सर्व हो रही है उसका ब्राउज़र का डोम होगा, उसी की वजह से हम लोग शो करते हैं, मीन्स शो होता है पूरा जो भी हमारा वेब स्क्रीन होती है. ठीक है. रैक क्या करता,
करता है, रिएक्ट अपनी मेमोरी में एक वर्चुअल डोम बना लेता है, खुद का डोम। और फिर वो क्या करता है कि जो भी आप चेंज करते हो, सपोज मैंने चेंज किया, मैंने क्लिक किया यहाँ पे होम पे, तो चेंज हुआ ये। तो वर्चुअल डोम क्या करेगा, वो इतना पार्ट रिएक्ट क्या करता है, वो इतना पार्ट अपने वर्चुअल डोम में चेंज कर लेगा, ठीक है, अपने वर्चुअल डोम में चेंज कर लेगा। उसके बाद वो कंपेयर कराएगा जो ब्राउज़र का जो ओरिजिनल डोम है और अपने वर्चुअल डोम में, उन दोनों को कंपेयर कराएगा। और कंपेयर कराने के बाद वो सिर्फ उतना ही पार्ट चेंज करेगा जितना कि पार्ट चेंज हुआ है। वो पूरा वेब पेज लोड नहीं करवाएगा, वो सिर्फ उतना ही पार्ट चेंज करेगा जितना कि यूज़र ने चेंज किया है, यानी कि जितना कि पार्ट उसके वर्चुअल डोम में चेंज हुआ है। तो इसका फ़ायदा क्या हुआ कि हम लोग को जो पूरी वेबसाइट हम लोग जो लोड करते थे, पूरा डोम हमारा लोड होता था दोबारा से, वो नहीं हो रहा है। अब सिर्फ जितना पार्ट चेंज हो रहा है ना, उतना ही पार्ट चेंज हो रहा है, जितना पार्ट चेंज हुआ ना उतना ही पार्ट सिर्फ लोड हो रहा है। इतनी चीज़ आपको समझ में आई जो मैंने अभी बोला? सर हाँ। दैट मींस जो लेटेस्ट ट्वीट्स है वो शो नहीं करेगा अगर रिएक्ट यूज किया है। सॉरी, और व्हाट लेटेस्ट फीचर क्या? सर जो लेटेस्ट ट्वीट्स होंगे वो शो नहीं करेगा, जो हमने पहले ओपन किए हुए थे वही शो करेगा अगर रिएक्ट यूज करा है। नहीं, वो तो Is आपका it so? नहीं, वो तो आपका मीन्स आप ये बोल रही हो कि जो मैंने ट्वीट्स किए थे लेटेस्ट वो शो नहीं करेगा। यस सर। नहीं, वो तो आपका ये तो सर नेट से सर्व हो रहा है ना, सर्वर से लिख के जो डेटा पूरा आ रहा है, इससे मतलब थोड़ी ना है हमको। ये तो पूरा शो करेगा ही ऑब्वियसली। वो तो आप जैसे लोड करोगे वो हमारा लोड होता जाएगा, उससे मतलब थोड़ी ना है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर आप लोग वेबसाइट में कोई भी चेंज करते हो, अगर आप लोग, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कि अगर आप लोग कोई वेबसाइट में चेंज करते हो, सपोज मैं होम पे था, मैं यहाँ एक्सप्लोर पे गया, तो मैंने ये वेबसाइट में चेंज किया, ठीक है। अब ये डेटा कहाँ से आ रहा है, ये ट्वीट्स वगैरह कहाँ से आ रहे हैं, ये तो पूरा बैकएंड का पार्ट है, ये पूरा सर्विंग का पार्ट है, इससे हम लोग को मतलब नहीं है। ये डेटा कहाँ से फैच हो रहा है, इससे हम लोग मतलब नहीं है। हम लोग, मैं क्या बोल रहा हूँ अभी कि जब भी हम लोग वेबसाइट में कोई चेंज करते हैं, सपोज़ मैं होम से एक्सप्लोर पे गया, एक्सप्लोर से नोटिफिकेशन पे गया, ठीक है, या मैंने कोई ट्वीट किया, तो ट्वीट करने पे जहाँ जहाँ पे ज़रूरत होगी ना, जैसे कि ट्वीट करने पे आपका ट्वीट आपका उस पर शो करेगा, बीच में ये होम वाले पार्ट में आपका ट्वीट शो करेगा, तो सिर्फ उतना ही पार्ट आपका चेंज होगा। अभी आपने ये साइड बार आपका चेंज नहीं होगा, नीचे लिख के आ रहा है ये चेंज नहीं होगा, ठीक है, ये साइड वाला चेंज नहीं होगा। बाकी जो ट्वीट्स वगैरह है वो तो बैकएंड का पार्ट है ना, वो तो कहीं से फैच हो रहा है डेटा आपका, तो उसका समझ में आ गया? ओके सर, गॉट इट, थैंक यू। और Yes, sir. ओके, और कोई? अच्छा, अब तक मैंने इतना बोला है, ये बताओ कि किस किस को पूरा समझ में आ गया? कमेंट बॉक्स में यस सर लिख दो, अगर यस लिख दो अगर किसी को पूरा समझ में आ गया तो। ओके, कोई है जो भी मैंने अभी बोला, 20 मिनट हो गए बोलते बोलते, अगर मैंने जो भी 20 मिनट में बोला वो एक बार मतलब थोड़ा थोड़ा सा ऐसे रिपीट कर दिए जल्दी जल्दी कि रिएक्ट होता क्या, अगर मैं पूछूं, कोई है ऐसा जो बता दे? हैंड रेस करो अगर कोई ऐसा हो जो कि बता दे। कोई नहीं है? तो अभी आपने बताया जैसा कि ये वन वेब पेज होता है, अगर इसमें ये सिर्फ उतनी चीज़ें मतलब अपडेट करेगा जितनी की ज़रूरत है, बाकी ये नहीं करता है। हाँ करेक्ट, बस इतनी सी बात है। और कोई, और किसी को बोलना है? हाँ मतलब सर जो भी बैकएंड का प्रोसेस है वही चेंज कर देगा, जो भी फ्रंट का है वो नहीं करेगा। जैसे हम लोग CSS में करते हैं ना, जब नेविगेशन बार स्क्रॉल करते हैं तो वो चेंज नहीं होता उस जगह से, जो हम अभी- बैकएंड में देना चाहते हैं वो चेंज हो जाता अभी यहाँ पे है। जो Maybe शायद हम लोग बैकएंड की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, इससे ये रिएक्ट हमारा फ्रंट एंड का पार्ट है।
नहीं सर, जैसे ये ट्विटर में आपने दिखाया ये बैकएंड का एक प्रोसेस है जो नई ट्वीट्स आ रहे हैं जो भी चेंज हो रहा है। नहीं यार, देखो जो नए ट्वीट्स आ रहे हैं ना, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो नए ट्वीट्स आ रहे हैं वो तो आपका बैकएंड से चेंज हो रहा है, ठीक है। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर मैं अगर मैं अपनी वेबसाइट में कोई भी चेंज करता हूँ, ठीक है, ऑब्वियसली अगर मैं होम पे क्लिक नहीं करूँगा तो नए ट्वीट्स आ रहे हैं, तो अगर मैं इसको अपने आप ही लोड करूँगा ना, कोई भी लोड करूँगा तो ये अपने आप लोड भी हो जाएगा, ठीक है। वो रिफ़्रेश होता रहेगा अपने आप ही, बैकएंड से ट्वीट्स आते रहेंगे जैसा आपका नेट के अकॉर्डिंग वो आते रहेंगे। हाँ वो भी है, वो भी आपने सही ठीक ही बोला एक तरीके का, बट हाँ रैक का उसमें कुछ भी काम नहीं है। वो जो बोला वो आपने बोला ठीक है, बट रैक का उसमें कुछ भी काम नहीं है। और कोई सर हाँ, एक एक करके बोल लो। प्रियांक तुम बोलो पहले। सर लाइक डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल को एक तरह से ऐसा समझ सकते हैं कि जो भी डेटाबेस से जो भी डेटा आ रहा है अपने पास वो एक वर्चुअल एनवायरनमेंट में स्टोर हो रहा है। हाँ। और जो भी चेंजेस हम यहाँ पे कर रहे हैं वो बाद में जो अपना रियल डॉम है वो उससे कंपेयर कर रहा है वर्चुअल डॉम, जो भी अपना चीजेस यहाँ वर्चुअल डॉम में कर रहा है और फिर बाद में जाके वो सिंक हो जा रहा है डेटा अपने अपना जो एक्चुअल डॉम है, मतलब जो रियल डॉम है, मे बी समथिंग लाइक दैट। एग्जैक्टली, बिल्कुल ये एग्जैक्ट वर्ड्स हैं, करेक्ट। अब तरुषी आप बोलो। तो मैं भी सेम बोल रही हूँ। ओके, यानी कि आप लोग को वर्चुअल डोम समझ में आ गया और रैक समझ में आ गया कि होता क्या है, ठीक है। तो अगर आप लोग को रैक के बारे में थोड़ा सा और ज़्यादा जानना है कि रैक होता क्या है, तो आप लोग को रैक की डॉक्यूमेंटेशन भी जा सकते हो आप, है ना। वहाँ पे पूरा दे रखे हैं हम लोगों ने रैक के बारे में कि रैक होता क्या है, कहाँ से आया है, कितने जो भी अपडेट्स हैं, जो भी rec.org पे अगर जाओगे तो पूरा इन्होंने दे रखा है। अगर रैक थोड़ा सा रैक होता क्या है ये अगर जानना है आप लोग को, तो आप लोग को यहाँ पे पूरा दे रखा है इन्होंने। ये नेटवर्क स्लो है मेरा थोड़ा सा, ये क्या खुल गया। वो रैक की डॉक्यूमेंटेशन है, तो वो तो आप लोग खोल ही लोगे। टाइप करना बस रैक, मेरा नेटवर्क स्लो है, टाइप करना रैक डॉक्यूमेंटेशन, वो अपने आप ओपन आ जाएगा गूगल में, है ना। अगर आपको रैक होता क्या है थोड़ा सा और अगर डीप में जानना है तो पूछ लेना, ठीक है। बाकी जो आपके काम का है, जो आप लोग को काम आने वाला है जब भी आप लोग रैक पे काम करोगे, उतना मैंने इस फाइल में दे रखा है, ये फाइल मैं आप लोग को दे दूँगा, ठीक है। अभी हम लोग बात करते हैं, अब हम लोग बात करेंगे सेटअप की, इंस्टॉलेशंस की और रैक। अभी हम लोग रैक का एक काइंड ऑफ हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम बनाएंगे, बेसिक बिल्कुल, ठीक है। अब बात करते हैं लोग इंस्टॉलेशंस की। मैंने आपको बताया था कि रैक के लिए आप लोग को थोड़ा सा, रैक शुरू करने से पहले आप लोग को थोड़ा सा नोड के बारे में पता होना चाहिए। अच्छा, कोई है ऐसा जिसने थोड़ा सा नोट पढ़ रखा हो, थोड़ा सा भी? नहीं है, मतलब कभी काम किया हो कभी ऐसा छोटा मोटा? नो सर। सर Node.js तो बेसिकली एक तरह से वो है कि जो भी हम अपनी स्क्रिप्ट लिखते हैं हाँ उसको वो ब्राउज़र में ना रन करके वो अपने Node.js में रन करते हैं। हाँ, ऑब्वियसली हमारा जावा स्क्रिप्ट का रन टाइम एनवायरनमेंट कंसोल है। विंडो पे। हाँ, जावा स्क्रिप्ट का रन टाइम एनवायरनमेंट है हमारा। हाँ, ये डेफिनेशन है नोड की, परफेक्ट। और कोई एनीवन एल्स? हाँ सर, वो मतलब नोड है बेसिकली npm उसमें एक सॉफ्टवेयर है जिसमें हम बेसिकली React.js को रन कराते हैं और ये लाइव सर्वर पे काम करता है 8080 पर। क्या 8080 क्या? नहीं सर, वो शायद 3000 पे, मतलब 3000, हाँ जिसका कोर सर्वर होता है हाँ 3000 पे। हाँ, अगर 3000 बिजी होगा तो वो पूछेगा आपसे, वो मैं बताऊँगा अभी, ठीक है। ओके, यानी कि नोड भी काम कर रखा है, बढ़िया, ठीक है। यस सर। अभी देखो, अभी तो रैक शुरू करने से पहले थोड़ा सा नोड के बारे में पता होना ज़रूरी है। मैं एक भजन को नहीं मालूम है उनके लिए थोड़ा सा बता दे रहा हूँ नोड क्या होता है। नोड हमारा क्या होता है कि एक जावा स्क्रिप्ट का रन टाइम एनवायरनमेंट है। जावा स्क्रिप्ट जब इंट्रोड्यूस हुई थी तब हम लोग इसको सिर्फ कंसोल में चला सकते थे। कंसोल क्या होता है हमारा कि अगर किसी वेबसाइट के आप इंस्पेक्ट करते हो, आप सबको मालूम ही होगा वैसे
इंस्पेक्ट करते हुए, इंस्पेक्ट हमारा डेवलपर टूल है। अच्छा इसका ओके, इसका चालू करें। इंस्पेक्ट क्यों नहीं कर रहा है? आई गेस हाँ ठीक है, खुल गया। ओके, ये हमारा इंस्पेक्ट होता है। इसके अंदर जो भी हमारा हमारी वेबसाइट पे लिखा होता है उसका सोर्स कोड यहाँ पे मिल जाता है आपको। जो भी आपका यहाँ पे वेबसाइट पे हमारा होगा उसका सोर्स कोड मिल जाएगा। ये थोड़ा सा पीसी गड़बड़ कर रहा है मेरा, थोड़ा टाइम देते हैं इसको, तो एक मिनट में लोड हो जाएगा अच्छे से। कंट्रोल यू करके भी सर मिल जाता है सारा सोर्स कोड। हाँ वो भी है, बट एक्चुअली है क्या ना कि डेवलपर्स के लिए ये इंस्पेक्ट बहुत ही काम की चीज़ बोला जाता है। वो भी सोर्स कोड अगर आपको चाहिए तो वो मिल जाएगा आपका। आप लोग राइट क्लिक करोगे तो भी यहाँ पे भी सोर्स कोड करके ऑप्शन आता है, पेज सोर्स करके, तो भी उसका नहीं है। बट हम लोग एज अ डेवलपर हम लोग ना पूरा सही से जानते हैं एक एक चीज़ को, समझने की कोशिश करते हैं कि होता क्या है, क्या होता है, ये चीज़ें काम कैसे करती हैं, कहाँ पे क्या होता है, क्या चेंज करने से क्या होगा, तो उसके लिए हम लोग वो करते हैं। बाकी ये हमारा इंस्पेक्ट में कंसोल होता है। ये हमारी हर ब्राउज़र का अलग अलग अपना अपना कंसोल होता है, ठीक है। और जावा स्क्रिप्ट जो पहले थी वो सिर्फ यहाँ पे रन हो सकती थी। उससे पहले आपकी जावा स्क्रिप्ट जो थी सिर्फ यहीं पे रन हो सकती थी, जब आपकी जावा स्क्रिप्ट बिल्कुल नई इंट्रोड्यूस हुई थी। उसके बाद क्या हुआ कि कोई एक थे, पता नहीं उनका नाम याद नहीं आ रहा, इन्वेंटर थे। उन्होंने क्या किया कि जावा स्क्रिप्ट जो कंसोल का जो कोड है उसको अपने टर्मिनल में रन करा के चेक किया, और समहाउ उन्होंने अपने टर्मिनल में जावा स्क्रिप्ट रन करा ली। और फिर धीमे धीमे करके लोगों ने उसमें कंट्रीब्यूट किया, और फिर धीमे धीमे करके क्या हुआ कि उसमें काफ़ी सारे पैकेजेस और मॉड्यूल्स ऐड करते गए। तो एक अच्छा खासा उन्होंने अपना रन टाइम एनवायरनमेंट बना लिया Node.js के लिए। फिर उसी में मॉड्यूल्स ऐड करते गए, फिर वही आगे जाकर काफ़ी हेल्पफुल रहा बैकएंड के लिए, और भी काफ़ी सारी चीज़ों के लिए वो रन टाइम एनवायरनमेंट हमारा हेल्पफुल रहा, जिसको हम लोग बोलते हैं हाँ। तो ये तो हो गया हमारा Node.js देखो ज़्यादा पढ़ना नहीं है, सिर्फ पता होना चाहिए Node.js होता क्या है। बाकी हम लोग को मेन मतलब है npm से, क्योंकि वही हमारा इंस्टॉलेशन कराने में काम आएगा, ठीक है। अभी ठीक है, वेट अ मिनट, इसी गड़बड़ का काम करना, हाँ ठीक है। अब लेकिन हमारा रिएक्ट ऐप अगर हम लोग को रिएक्ट अपने लैपटॉप में इंस्टॉल कराना है तो उसके लिए हम लोग को नोड इंस्टॉल कराना पड़ेगा, क्योंकि जो रिएक्ट ऐप होता है, जो रिएक्ट होता है वो हमारा npm से इंस्टॉल होता है, नोड से। जो पैकेज होता है हमारा रिएक्ट का वो हमारा नोड देता है, नोड के अंदर कहीं पे स्टोर है, तो नोड ही हमारा वो पैकेज देगा। तो सिर्फ इसके लिए हम लोग को नोड अपने में पहले इंस्टॉल कराना पड़ता है अगर हम लोग को रिएक्ट पे काम करना है। तो इसीलिए पे रिक्वेस्ट मैंने डाल दिया था कि अगर किसी को रिएक्ट करना है तो थोड़ा सा नोड के बारे में पता होना चाहिए। अब जिन्होंने नोड डाउनलोड करना बहुत आसान है, नोड के लिए आप लोग को बस टाइप करना है Node.js डाउनलोड। ये इसकी वेबसाइट आ जाएगी। अभी इसकी यहाँ पे जाकर के हमारे पास लोड जाने देते हैं। हाँ, अभी हमारे पास ये तीनों ऑप्शन आएंगे, विंडोज़ के लिए, मैक के लिए और लिनक्स वगैरह के लिए। तो जो भी आप लोग को चाहिए हो, सॉरी लिनक्स के लिए सोर्स कोड है, ठीक है, लिनक्स वगैरह के लिए, ठीक है। अगर आपके पास विंडोज़ है तो यहाँ पे क्लिक कर देना, अपने आप ही फाइल डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। मैक है तो यहाँ पे क्लिक कर देना, अपने फाइल डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। फिर Node.js इंस्टॉल करना बहुत आसान है अपने लैपटॉप में, बस आपको नेक्स्ट करना है और उसको अपने आप ही Node.js इंस्टॉल हो जाएगा। तो इतना काम आप लोग को आज कर लेना है, Node.js आप लोग को आज इंस्टॉल करना है, ठीक है। जब इंस्टॉल हो जाएगा Node.js तो आप लोग को, हाँ बोलो।
.msi या एक सेकेंड, .msi क्या करेगा कि आपका सीधा इंस्टॉलर डाउनलोड करता है। .zip में क्या क्या करना पड़ता है आपको कि आपको zip पहले एक्सट्रैक्ट करनी पड़ती है, उसके बाद आप उसमें एप्लीकेशन पे जाओगे तब जाके इंस्टॉल करोगे। MSI इंस्टॉलर क्या होता है कि वो सीधा इंस्टॉल करता है, आप जैसे क्लिक करोगे उस पर वो Node.js अपने आप इंस्टॉल कर देगा। तो MSI प्रेफर करते हैं हम लोग, ठीक है। तो जब आपका Node.js आप लोग नेक्स्ट करना होता है, बहुत आसान है Node.js इंस्टॉल करना। अगर किसी का नहीं होता है तो मुझे मैसेज कर लेना, नहीं तो वीडियोस वगैरह पड़ी हुई हैं यूट्यूब पे, बस आपको ज़रूरत पड़ेगी नहीं उसकी। बस यहाँ पे क्लिक करना है, जैसे आप लोग यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका डाउनलोडिंग शुरू हो जाएगी। देखो ओके, ये 29 MB का है, सिर्फ डाउनलोडिंग शुरू हो जाएगी। ये डाउनलोड जब आपका डाउनलोडिंग पूरी हो जाएगी तो आप लोग इसको जब ओपन करोगे तो अपने आप एक विंडोज़ पॉपअप होगी जहाँ पे लिखा होगा कि नेक्स्ट करना होगा, ठीक है। और बस साइड आपको कोई भी सेटिंग चेंज नहीं करनी है, डिफ़ॉल्ट सेटिंग सारी रिकमेंडेड होती हैं, जो डिफ़ॉल्ट उसमें होती हैं वही रखनी होती हैं, आपको चेंज नहीं करनी होती हैं, और आपका Node.js इंस्टॉल हो जाएगा, कोई इशू नहीं है उसमें, ठीक है। जब Node.js आपका इंस्टॉल हो जाता है तब आपको क्या करना है, जैसे कि आप लोग चाहो तो अपने VS कोड के टर्मिनल में चेक कर सकते हो, या फिर आप लोग चाहो तो अपने कमांड प्रॉम्प्ट में जाकर के चेक कर सकते हो। आपको अपने कमांड प्रॉम्प्ट में जाकर के कमांड प्रॉम्प्ट में जाकर के बस आपको टाइप करना है कमांड प्रॉम्प्ट हो जाएगा। हाँ खुल गया, ठीक है। आपको कमांड प्रॉम्प्ट में जाकर टाइप करना है नोड स्पेस -v। अब ये क्या बताएगा आपको, नोड का वर्जन, जो भी आपके में वर्जन इंस्टॉल हुआ होगा उसका वर्जन आपको बता देगा। तो अभी जैसे कि मेरे में नोड का वर्जन 15.6 है, आप लोग अगर लेटेस्ट इंस्टॉल करोगे तो आपके वर्जन अलग होगा, ठीक है। अगर और नोड जब आप लोग डाउनलोड करोगे, जब आपके नोड इंस्टॉल हो जाएगा तो उसी के साथ ही उसका पैकेज मैनेजर भी इंस्टॉल हो जाएगा। अब पैकेज मैनेजर क्या होते हैं, पैकेज मैनेजर क्या होता है कि जैसे कि नोड है आपका, तो नोड जो है ना वो उसके अंदर अगर नोड अपने सारे मॉड्यूल्स, नोड के जितने भी मॉड्यूल्स प्रेजेंट हैं, अगर जब आप लोग नोड डाउनलोड करते हैं उन्हीं के साथ देने लगेगा ना, तो ये जो हमने देखा जो 29 MB की जो फाइल है ना, ये हमारी बढ़कर के काफ़ी मतलब 500-600 MB या काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो उसको, और हम लोग सारे मॉड्यूल्स यूज़ करते नहीं हैं, हम लोग को यूज़ वही करने होते जो कि हमारे काम के होते हैं। जैसे अभी हम लोग रिएक्ट पे काम करेंगे तो रिएक्ट में हम लोग सिर्फ रिएक्ट यूज़ करेंगे, और रिएक्ट डोम वगैरह ये सब अपने आप इंस्टॉल रिएक्ट के साथ ही इंस्टॉल हो जाता है। और आगे जाकर अगर हम लोग कोई एडिशनल लाइब्रेरी यूज़ करते हैं, लाइक CSS के लिए Material CSS हम लोग यूज़ करते हैं, आइकन्स वगैरह के लिए Material UI Core अगर हम लोग डाउनलोड करते हैं पैकेज, ठीक है। तो बस ये 2-3 लोग पैकेज यूज़ करने होते हैं। और अगर हम लोग को नोट अपने सारे पैकेज देने लगा तो हम लोग क्यों बेकार में 500-600 MB की फ़ाइल लें, डाउनलोडिंग करने में भी इशू होंगे। तो इसीलिए नोट क्या करता है, एक बेसिक सी फाइल हम लोग को दे देता है और उसके साथ एक पैकेज मैनेजर दे देता है जिसको हम लोग बोलते हैं NPM। NPM मतलब क्या, नोड पैकेज मैनेजर। अब ये NPM क्या करता है, जो भी हमारे नोड के मॉड्यूल्स हैं उनको इंस्टॉल कराता है। जब आप लोग नोड इंस्टॉल करोगे तो उन्हीं के साथ NPM भी इंस्टॉल हो जाएगा, और उसका वर्जन चेक करने के लिए हम लोग बस टाइप करते हैं NPM-v, सेम तरीके से चेक करते हैं। अब ये क्या करेगा, आपके NPM का वर्जन बता देगा, जैसे कि मेरे यहाँ का 7.1.4.0 है। तो अगर जब आप लोग नोड इंस्टॉल करते हो उसके बाद अगर आप लोग ये कमांड रन करते हो तो अगर आपका ये वर्जन शो होने लगता है तो इसका मतलब ये है कि आपके में नोड सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। अब आप लोग जब नोड इंस्टॉल कर लोगे, तब हम लोग इंस्टॉल करते हैं रिएक्ट इंस्टॉल करने के रिएक्ट इंस्टॉल करना बहुत ही आसान है, ठीक है। नोड एक बार हमारा इंस्टॉल हो गया, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अपने सपोज हम लोग मैं आपको करके दिखाता हूँ एक बार, ठीक है। जैसे कि मैंने कोई भी एक नई फाइल ओपन करी, कोई भी नया फोल्डर ओपन किया VS कोड में,
और यहाँ का मैं टर्मिनल ओपन करके टर्मिनल ओपन करके मैंने क्या किया कि एक सिंपल टर्मिनल पहले लोड जाना था इसका। मैं बता रहा हूँ, वही मैं बताने जा रहा हूँ। नोड एक बार आपका डाउनलोड हो गया तो नोड क्या है ना, आपका रैक का भी पैकेज देता है अपने साथ ही में। तो आप लोग को क्या करना है, ये जो कमांड यहाँ पे लिखी हुई है npm install -g create react app, ये जो कमांड है ना, ये आपको अपने VS कोड में या टर्मिनल पे रन करानी है। VS कोड के आप लोग को ये वाली कमांड यहाँ पे रन करानी है। अब ये कमांड करेगी क्या, npm install, जब भी आप लोग npm यानी कि नोड पैकेज मैनेजर इंस्टॉल करो, -g का मतलब होता है ग्लोबली का मतलब क्या होता है कि आपको ये क्रिएट रिएक्ट ऐप जो आप लोग रिएक्ट इंस्टॉल कर रहे हो अपने सिस्टम में, वो आपको एक ही बार करना पड़ेगा। -g से होगा क्या कि आपकी पूरे सिस्टम में रिएक्ट इंस्टॉल हो जाएगी। अगली बार जब भी आप लोग रिएक्ट पे काम करोगे, कोई भी सेकंड फोल्डर पे काम करोगे, तो आपको रिएक्ट ऐप दोबारा इंस्टॉल नहीं करनी पड़ेगी, आपको बस क्रिएट करनी पड़ेगी एक बार, और वो इंस्टॉल पहले से ही होगी। -g हम लोग इसलिए यहाँ पे यूज़ करते हैं। अगर हम लोग -g यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे तो ये क्या करेगा, सिर्फ इसी फोल्डर में अपना रिएक्ट इंस्टॉल कर देगा, बस काम खत्म हो जाएगा। अगर हम लोग को नेक्स्ट फोल्डर में एक नया रिएक्टर बनाना है तो हम लोग वापस इंस्टॉल करना पड़ेगा रिएक्ट। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे -g कमांड यूज़ करते हैं। इससे होता क्या है, ग्लोबली इंस्टॉल हो जाती है। अब मैंने पहले से कर रखा है तो मैं ये कमांड रन नहीं करूँगा, ठीक है। जब भी आप लोग जब आप लोग बनाओगे तो ये कमांड रन करोगे, अपने आप ही आपका इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया आपका इंस्टॉलेशन रिएक्ट की। इतना करने के बाद आपका रिएक्ट ऐप इंस्टॉल हो जाएगा। अब अगर बताओ कि किसी को कोई दिक्कत है रिएक्ट ऐप इंस्टॉल करने में या नोड में, या npm समझ में ना आया हो, या VS को इंस्टॉल नहीं किया आपने, कोई बात नहीं। मैंने ये सोच चल रहा था कि VS कोड आप लोग के में पहले से इंस्टॉल होगा, बट ठीक है, कोई बात नहीं। सर रिएक्ट वाला मुझे बता दीजिए। कौन सा? सर रिएक्ट का इंस्टॉलेशन कैसे बता दीजिएगा। नोड वाला मैंने कर लिया। नोड का कर रखे हो ना, रिएक्ट इंस्टॉलेशन कुछ है ही नहीं। बस आप लोग को क्या करना है कि ये जो कमांड है ना, npm install -g create react app, ये जो कमांड है ये आपको अपने टर्मिनल में रन करानी है। बस यहाँ पे ये कमांड आपको बस यहाँ पे आके कॉपी पेस्ट कर देनी है। ये कमांड आप लोग जैसे ही रन करोगे, ये क्या करेगा, npm यानी कि नोड पैकेज मैनेजर इंस्टॉल npm install -g यानी कि ग्लोबली आपके में इंस्टॉल कर देगा रिएक्ट ऐप को। क्रिएट रिएक्ट ऐप यानी कि -g क्रिएट रिएक्ट ऐप, ये आपके में ग्लोबली इंस्टॉल कर देगा रिएक्ट ऐप को। ग्लोबली का मतलब ये हुआ कि आपको वापस से रिएक्ट ऐप इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा अपने सिस्टम में। समझ गए? हाँ बोल दो, इसने बोला था। ओके, अब और किसी को दिक्कत है रिएक्ट ऐप इंस्टॉल करने में या नोड में? ओके, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा रिएक्ट ऐप इंस्टॉल। अब अभी हमारा सिर्फ ना रिएक्ट ऐप इंस्टॉल हुआ है, हमारा क्रिएट नहीं किया हम लोग ने। अब हम लोग क्या करेंगे, इस कमांड से हम लोग अपना रिएक्ट ऐप क्रिएट करेंगे, पहला रिएक्ट ऐप, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि हम एक बार हम लोगों ने ये कमांड रन करा ली npm install create react ऐप, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कि ये वाली कमांड रन करेंगे npx create react ऐप। यार पीसी बहुत गड़बड़ कर रहा है आज।
ठीक है, विजुअल स्टूडियो को पहले बता देता हूँ। देखो विजुअल स्टूडियो कोड के लिए बहुत आसान है विजुअल स्टूडियो को डाउनलोड करना। आप लोग को बस जाना है VS कोड डाउनलोड लिखना है यहाँ पे। VS कोड डाउनलोड लिखते ही ये नेटवर्क स्लो है मेरा थोड़ा सा, हाँ, ये इसकी विजुअल स्टूडियो कोड की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। यहाँ पे जाकर के आप लोग को बस इंस्टॉल कर लेना है। VS को इंस्टॉल करना कोई मुश्किल नहीं है, बट आप लोग को यहीं पे जाना है, एक बार ओपन हो जाए। मैं बताता हूँ। देखो विंडोज़ 7, 8, 10 के लिए ये है। यहाँ पे आप लोग क्लिक करोगे जैसे ही, तो क्या करेगा, ये फाइल डाउनलोड करना शुरू कर देगा। हाँ, यहाँ पे क्लिक करोगे ऐसे ही फाइल डाउनलोड करना शुरू कर देगा। नहीं तो आप लोग डाउनलोड्स में जाकर के चेक कर सकते हो, ठीक है। अब ये क्या खोल रहा है, अच्छा ये काम करना, आज टाइम नहीं है तो मैं npx आपका पहला रिएक्टर इंस्टॉल करवा देता हूँ, ठीक है। VS कोड के लिए आपको क्या करना है, आप लोग को बस नॉर्मली जाना है, टाइप करना है VS कोड डाउनलोड। यहाँ पे जाकर के आपको VS कोड डाउनलोड कर लेना है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, बहुत आसान है। जैसे मैंने नोट बताया था कि नेक्स्ट करके VS कोड डाउनलोड हो जाएगा, वैसे ही आपका VS कोड भी हो जाएगा, इसमें कोई इशू नहीं आएगा आपको, ठीक है। अब ये npx create react app, ये जो है ये कमांड हम लोग जैसे यहाँ पे रन करेंगे, अब ये क्या करेगा, हमारा पहला रिएक्ट ऐप बनाना शुरू कर देगा। अब इसमें लगता है थोड़ा सा समय, जब आप लोग अपना पहला रिएक्ट ऐप बनाते हो तो थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। ये रन हो रहा है कि नहीं। अभी देखो npx क्या होता है, पहले समझ लेते हैं npx क्रिएट रिएक्ट ऐप है क्या। ये देखो npx क्या होता है कि नोड पैकेज एग्जीक्यूटर होता है। ये क्या करता है कि ये npm का एक छोटा सा पार्ट है। npm जहाँ पे हमारा क्या करता था कि सारी फाइल्स इंस्टॉल करता था, डाउनलोड करता था पूरा हमारा। npx क्या करता है, ये डाउनलोड नहीं करता है, ठीक है। ये फाइल हमारे लिए राइट कर देता है बिना उनको डाउनलोड किए, इसीलिए इसमें थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि ये फाइल पूरी राइट करता है, ठीक है। तो ये npx क्रिएट रिएक्ट ऐप, यानी कि npx क्रिएट रिएक्ट ऐप, एक रिएक्ट ऐप बनाओ। टेस्ट प्रोजेक्ट ये क्या है, यहाँ पे हम लोग डालते हैं अपना नाम, जो भी हमारे ऐप का नेम जो होगा ना वो हम लोग यहाँ पे डालेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा npx क्रिएट रिएक्ट ऐप टेस्ट प्रोजेक्ट। इतनी कमांड हम लोग रन करेंगे, हमारा रिएक्ट ऐप क्रिएट हो जाएगा। इसमें थोड़ा समय लगता है क्योंकि ये पूरा फाइल लिखता है अपने हाथ से। देखो जैसे ही आपने ये टेस्ट प्रोजेक्ट डाला ना, तो ये जो फोल्डर होगा आपके में यहाँ से क्रिएट बनने लगेगा। देखो ये पैकेज और जेसन फाइल बन के आने लगी। अभी धीमे करके नोड मॉड्यूल्स आएंगे सारे, उसके बाद फिर वो पूरा आपका पब्लिक फोल्डर, सोर्स फोल्डर पूरा बन के आ जाएगा। उसको हम लोग एक्सपोर्ट भी करेंगे। वो तो आज 756 हो गए, आज तो नहीं हो पाएगा, वो हम लोग एक्सपोर्ट पूरा कल कर लेंगे, ठीक है। ये देखो अभी देखो समझे तो इंस्टॉलिंग रिएक्ट डूम, रिएक्ट स्क्रिप्ट, सीरा टेम्पलेट, ये पूरा रिएक्ट डूम। रिएक्ट आप लोग जब बोलोगे ना तो उसके साथ साथ जितने भी आसपास के उसके मॉड्यूल्स होंगे जो कि ये यूज़ करने वाला हो, वो अपने आप ही पूरा इंस्टॉल कर देगा। ये आपको बार बार अलग से पूरा इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा कि आपने रिएक्ट इंस्टॉल किया फिर आप लोग रिएक्ट डूम इंस्टॉल करोगे फिर रिएक्ट स्क्रिप्ट इंस्टॉल करोगे। तो ये एक ही कमांड में आपका पूरा रिएक्ट बन के आ जाता है और उसको हम लोग फिर यूज़ करने लगते हैं। अब जैसे कि रिएक्ट तो आपको पता है, रिएक्ट डूम आपको पता है कि क्या होता है। रिएक्ट डूम होता है, मैंने आपको वर्चुअल डूम बताया था। तो वर्चुअल डूम बनाने से लेकर के कंपेयर करने तक जो भी फंक्शनिंग होती है वो हमारा रिएक्ट डूम करता है। जो भी हमारा काम होता है डूम से रिलेटेड वो हमारा रिएक्ट डूम करता है। अभी एक बार पूरा बन जाए, सोचो मैं बना के दिखा दूँ। आज आपको 57 हो चुका है। अच्छा ये कमांड्स में कोई दिक्कत है आपको रिएक्ट में? ये तो बन तो जाएगा ही।
अगर अभी तक किसी को भी दिक्कत हो तब तक डाउट्स पूछ लो जब तक ये बन रहा है, या कोई पार्ट समझ में नहीं आया। हाँ क्या टर्मिनल में क्या VS को डाउनलोड कर लिया उसके बाद? हाँ ऑडिबल हो, बोलो। उसके बाद टर्मिनल में जाकर वही लिखना चाहता हूं। VS को डाउनलोड कर लोगे, जब VS को डाउनलोड हो जाएगा आपके में, तब यहाँ पे एक ऐसा अपने आप ही ये डेस्कटॉप पे एक वो शो कर देगा इसका आइकन। आप लोग यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये ऐसा फाइल बन के आ जाएगा गेटिंग स्टार्टेड करके। ये हो गया हमारा VS कोड, ठीक है। जब आप लोग VS कोड अपना पहली बार खोलोगे तब ऐसे आएगा गेटिंग स्टार्टेड करके। आपको जब कोई भी नई फाइल बनानी होगी तो आप लोग क्या करोगे, फाइल पे जाकर क्लिक करोगे, या तो न्यू फाइल कर दो, ठीक है, न्यू फाइल कर दो। अगर न्यू फाइल नहीं करनी है आपको, मैं क्या बोलता हूँ ना कि आप लोग सबसे पहले एक कोई यहाँ पे डेस्कटॉप पे अपना फोल्डर बना लिया करो, कोई भी एक नया फोल्डर बना लिया। जैसे कि ये रिएक्ट डे बना हुआ है यहाँ पे, ये हम लोगों ने फोल्डर बना लिया, ठीक है। और फिर हम लोग VS कोड पे गए और हम लोग ने क्या किया, ओपन फोल्डर का ऑप्शन आएगा, ओपन फोल्डर में जा करके डेस्कटॉप पे देखो ये रिएक्ट डे 1 है, इसको ओपन कर लो। जैसे ही इसको ओपन करोगे, मेरा पहले से ऑलरेडी ओपन है और रिएक्ट टाइप इंस्टॉल हो रहा है तो मैं छेड़ूंगा नहीं इसको, ठीक है। जैसे आप लोग ओपन सेलेक्ट फोल्डर पे क्लिक करोगे, ये ओपन हो जाएगा यही फोल्डर। फिर ये जो भी फोल्डर आपने नाम दिया होगा उसका, वो यहाँ पे लिख के आने लगेगा रिएक्ट डे 1। मैंने अपने फोल्डर का नाम रिएक्ट डे 1 दिया था, ये देखो रिएक्ट डे 1 है, यही फोल्डर यहाँ पे हमने ओपन कर लिया। तो जो भी हमारा नेम है फोल्डर का वो हमारे यहाँ पे आने लगा। अब ये टेस्ट प्रोजेक्ट, तो ये रिएक्ट की फ़ाइल है, ये मैं खुद बना रहा हूँ, ठीक है। अभी जैसे कि मैंने index.js फाइल बनाई थी, क्या फाइल बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस पर क्लिक करते हैं, ये जो आइकन दिख रहा है आपको, यहाँ पे क्लिक करेंगे हम लोग और कोई भी फाइल लिखेंगे, सपोज इंडेक्स डॉट। अब डॉट का मतलब क्या होता है कि अगर हम लोग को HTML फाइल बनानी है तो HTML हम लोग फाइल लिखेंगे यहाँ पे। हम लोग को अगर कोई भी, हम लोग VS कोड का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है कि इसमें हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। ये बहुत ही सही है और बहुत ही मीन्स इसमें ये कोई पर्टिकुलर कोई एक चीज़ पे डिपेंडेंट नहीं है, एक चीज़ पे डिपेंडेंट आईडी ही नहीं है। जैसे कि इक्लिप्स आईडी है, वो उसमें सिर्फ आप जावा कोड रन करा सकते हो, ठीक है। ऐसे ही काफ़ी सारे होते हैं, पाइचाम होते हैं तो उसमें से पाइथन कर सकते हो आप। VS कोड में क्या कर सकते हो, VS कोड में आप जो चाहो वो कर सकते हो। अब जैसे कि मुझे जावास्क्रिप्ट चलानी है तो मैंने इंडेक्स पहले बनी हुई है, index1.js करके ये फाइल बना दी। तो अब ये क्या करेगा, ये हमारी एक नई फाइल क्रिएट कर देगा index1.js, ठीक है। और इसके रिएक्ट ऐप इंस्टॉल जब आपका हो जाएगा तो उसके बाद, अभी भी ये हो ही रहा है, जब आपका रिएक्ट ऐप इंस्टॉल हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, उससे पहले हाँ उसके बाद हम लोग कुछ एक्सटेंशंस कर लेते हैं तब तक। मीन्स अभी रिएक्ट ऐप इंस्टॉल होने में टाइम है, तब तक एक्सटेंशन बता देता हूँ कुछ आपको VS कोड के एक्सटेंशंस कैसे हम लोग जाते हैं। जैसे ये ऑप्शन यहाँ पे दे रहे हो, यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे इस वाले आइकन पे, इस वाले आइकन पे जाकर के हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा ये सर्च एक्सटेंशंस का। हम लोग को 2 एक्सटेंशंस कर लेने हैं, 2 नहीं 1 कर लेना है। ये ES7 जैसे ये सेम मैंने पहले से खोल रखा था ना, ये इस पर क्लिक करोगे, देखो मैंने पहले से इंस्टॉल कर रखा है इसको। आप लोग यहाँ पे जाना, इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, इंस्टॉल कर लेना है इसको। 1 मिनट में इंस्टॉल हो जाएगा, 1 मिनट क्या वो हाल इंस्टॉल हो जाता है। उसके बाद नीचे इसकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना। हम लोगों को जहाँ पे पूरा कोड, हाँ बोलो, बोलना था किसी को, कुछ बोलो। आज के सेशन की PDF और रिकॉर्डिंग मिलेगी? हाँ रिकॉर्डिंग PDF दोनों मिलेगी। नोट्स में अभी शेयर कर दूंगा थोड़ी देर में, और रिकॉर्डिंग अचिन सर
हैंडल करते हैं रिकॉर्डिंग का। ओके, ये अभी क्या होगा कि खुल क्यों नहीं रहा है? ये VS को इतना टाइम लगता नहीं है। मेरा अभी ये रिकॉर्डिंग चालू है और भी मीटिंग चालू है और PC थोड़ा सा मेरा स्लो है, तो इसलिए ये टाइम लग रहा है इतना, वरना 2 मिनट में हो जाता है। जब मैं बिना रिकॉर्डिंग करता हूँ ना तो मेरा 1 मिनट में हो जाता है, 1 डेढ़ मिनट में। इतना टाइम लगता नहीं है वैसे, वो ज़्यादा टाइम ले रहा है। टाइम लगता है इसमें बट इतना ही लगता है, ठीक है। तब तक जब तक ये हो रहा है। और हाँ, ES7 में क्या होगा कि अभी ये ओपन नहीं हो रहा है। 1 सेकंड, दोबारा से इसको ओपन करते हैं। ES7 बता रहा था मैं आपको। ES7 क्या करता है, देखो कोई भी कोड VS कोड जब आप भी कोई भी कोड करते हो ना, तो आप लोग को क्या करना पड़ता है, पूरा फंक्शन ही लिखना पड़ता है। VS कोड में जब आप लोग कोड करते हो कोई भी, तो आप लोग को पूरा लाइन्स नहीं लिखनी पड़ेंगी कोड की। आप लोग बस थोड़ा सा एक पार्ट लिखोगे, वो अपने आप ही एब्रीविएट होकर के पूरा लिख के आ जाएगा। तो VS कोड में यूज़ करने का ये भी फ़ायदा है, ठीक है। और अगर आप लोग जब ES7 जो मैंने अभी बताया था, इसको आप लोग इंस्टॉल कर लोगे, इसी के नीचे एक बार दिखा देता हूँ, देखो ओपन होता है कि नहीं होता। ES7 हाँ, ये नहीं, बबल नहीं, हाँ ये रहा। अभी एक सेकंड लोड हो रहा है, लोड हो जाने दो उसको, फिर से दिक्कत आ रही है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, मेरे में ये ओपन नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों, शायद रिएक्टर बन रहा है इसलिए। जब आप लोग ओपन करोगे ना, तो ES7 नीचे पूरी डिटेल्स आ जाएंगी उसकी, कि आपको कौन सी कमांड रन करानी है, क्या कराने के लिए, तो वो पूरा लिख के आ जाएगा। वो मैं आपको कल बता दूंगा, ठीक है। अभी मेरे में पता नहीं कि ओपन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये कुछ एक्सटेंशंस होती हैं, ये मैं दोबारा बताऊंगा जब मैं रिएक्ट ऐप की फाइल्स पूरी समझाऊंगा। ये मैं चीज़ दोबारा बताऊंगा जो मैंने आज बताया, ठीक है। उसके बाद और कुछ किसी को पूछना हो, कोई डाउट या क्वेरी है किसी की कुछ? बोलने में दिक्कत हो चैट बॉक्स में लिख दो अगर कोई दिक्कत हो। चलो कोई दिक्कत नहीं है, ये 8-6 हो गए हैं, ठीक है। तो आज की मीटिंग हम लोग यहीं पे रखते हैं। फिर ये रिएक्ट ऐप मैं आपका कल फिर से बता दूंगा, ठीक है। आप लोग कोशिश करना कि आज आप लोग का टास्क ये है कि आप लोग सिर्फ इतनी कोशिश करना कि आप लोग नोड इंस्टॉल कर लो, और जो मैंने 2 कमांड्स बताई थी वो आप लोग रन करा लेना, तो आप लोग के में रिएक्ट इंस्टॉल हो जाएगा। और NPX से आप लोग रिएक्ट ऐप बनाने की कोशिश करना, ठीक है। आज का टास्क आप लोग का ये है। और किसी को कोई डाउट है तो पूछो, नहीं तो फिर लीव करते हैं। और क्या, ये जो मैंने आज बताया वो मैं कल बता दूंगा आपको। PDF शेयर में कर दूंगा, PDF में ग्रुप में दे दूंगा। और कुछ किसी को? एंड कोई जितने लोग रह गए हैं उनमें कोई टीचिंग में कोई प्रॉब्लम लगी हो, जो कि क्योंकि अभी लेक्चर्स हैं हमारे पास, मैं चेंज करने की कोशिश करूँगा वो।
कोई फीडबैक देना हो किसी को अगर तो। कोई नहीं? बोलो। चलो ठीक है फिर, आज का सिर्फ आप लोग का टास्क इतना है कि आप लोग को npm इंस्टॉल करना है, सॉरी VS को मैं बताया था जैसे इंस्टॉल करना है वैसे VS को इंस्टॉल कर लेना। एंड आप लोग को नोड इंस्टॉल कर लेना है। अगर कोई दिक्कत आती है तो मैसेज कर देना मुझे, वैसे दिक्कत आनी नहीं चाहिए। और आप लोग को ये 2 कमांड रन करा के रिएक्ट कैप इंस्टॉल कराने की कोशिश करना है, समझने की कोशिश नहीं करनी है किसी को। वो मैं आप लोग को कल फिर से समझाऊंगा पूरा। आज तो पता नहीं कि रिएक्ट कैप इंस्टॉल नहीं हो पाया, ठीक है, कल मैं पहले से करके रखूँगा। आप लोग का साथ कल मैं पूरी फाइल्स आपको समझा दूंगा रिएक्ट की कैसे क्या होती है, ठीक है। डाउट है अगर किसी को तो रुको, नहीं तो फिर लीव कर दो सब, ठीक है। और कल 7 बजे मिलते हैं फिर, ठीक है। अटेंडेंस मैं कल से लूँगा, अटेंडेंस आज कोई दिक्कत नहीं है। Okay, then bye.